दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट का जिसका इंतजार पूरे देश को साल भर रहता है, यानी कि यूनियन बजट 2026-27, केंद्रीय बजट 2026-27। इसका हम कंप्लीट एनालिसिस कवर करेंगे, यानी कि संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। राइट। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना करता हो, ये यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ एचईओ हो, एसएससी सीजीएल हो, हर एक एग्जामिनेशन में 3 से 5 क्वेश्चन इस बजट से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, यानी कि ये प्रश्न आपके हाथ में है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में है। राइट। और आज के सेशन में हम सिर्फ डेटा नहीं पढ़ेंगे, हम बल्कि हम उन्हें डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि विकसित भारत का विजन क्या है, हाई स्पीड रेल को लेकर क्या बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, और मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है। राइट। ये पूरा चीजें हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बजट की थीम या विजन को समझते हैं। इस साल का बजट का मेन विजन है विकसित भारत। इस साल का जो मेन विजन है वो है विकसित भारत। राइट, हर बार की तरह इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यानी कि डेवलप्ड इंडिया। सरकार ने इस विजन को पूरा करने के लिए 3 कर्तव्य सेट किए हैं। ठीक है, इस विजन को कंप्लीट करने के लिए वो 3 कर्तव्य यानी कि 3 ड्यूटीज क्या है, एग्जाम में वो सीधे सीधे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से कर्तव्य नहीं है या इनमें से कौन सा कर्तव्य है, 4 ऑप्शन में से कौन सा कर्तव्य है या नहीं है। ये इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 3 कर्तव्य क्या है देखते हैं। पहला है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना। ये पहला कर्तव्य है सरकार का। राइट, इस विजन को पूरा करने के लिए। ओके, सेकेंड कर्तव्य है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। सेकेंड कर्तव्य। राइट। और जो तीसरा कर्तव्य है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका साथ सबका विकास, हर एक तबके का विकास सुनिश्चित करना, है ना। ये 3 क्या है, कर्तव्य है गवर्नमेंट के इस विजन को पूरा करने के लिए। ओके, अब इस विजन को यानी कि विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए सरकार ने 5 स्तंभ बनाए हैं। ये जो पूरा विकास है, ठीक है, ये विकास इस 5 स्तंभ पर टिका हुआ है, 5 पिलर्स पर टिका हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा विकास के स्तंभ हैं इस बार के बजट में, इस वजह से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहला स्तंभ है वो है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास को बना रखना, ये कम ना होने पाए, तभी हमारा विजन कंप्लीट होगा विकसित भारत का। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ चल रहा है, आर्थिक विकास चल रहा है, उसको और तेज करना और बनाए रखना। सेकेंड है स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन, यानी कि हमारे बुनियाद को मजबूत करना, फाउंडेशन को मजबूत करना। ओके, एंड थर्ड है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी कि जन केंद्रित विकास। मतलब क्या कि गवर्नमेंट, सरकार जो भी काम करेगा वो जनता के फायदे के लिए होगा। ये तीसरा पिलर है, हर एक काम सरकार का वो जनता के फायदे और जनता के लिए होगा, ऐसा थर्ड पिलर है। चौथा है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि विश्वास आधारित शासन। इसमें सरकार और जनता के बीच में विश्वास को बढ़ाने का लक्ष्य है इस पिलर के माध्यम से। और पांचवा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग, यानी कि व्यापार और जीवन को सुगम बनाना। व्यापार करना बहुत आसान हो और जीवन जीना काफी आसान हो, आपको हर एक प्रकार की फैसिलिटी सुविधाएं प्रदान की जाए। ये 5वां पिलर है। इस 5 पिलर पर ही हमारे विकास का स्तंभ, हमारे विकास का आधार है ये 5 पिलर। ठीक है, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम हर एक सेक्टर की बात करते हैं जो इस बजट में मेंशन किया गया है। ठीक है, यहां हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। इसका जो थीम है वो थीम है मेक इन इंडिया। सरकार का फोकस है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, यानी कि जो चीजें देश में बनाई जा रही हो, यानी कि हर चीजों को देश में बनाना, भारत में बनाना, और इस थीम को यानी कि इस प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जाना, यह सरकार का प्लान है। ओके, इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहले बात करते हैं आईएसएम 2.0 की। आईएसएम मतलब क्या कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। राइट, इसको लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खासकर यूपी वालों के लिए। राइट, क्यों? क्योंकि हमने देखा था हमारे पिछले बजट में भी, यूपी के बजट में भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी यानी सेमीकंडक्टर नीति को लॉन्च किया गया था, और
पिछले बार भी इस टॉपिक को रिपीट किया गया, इस बार भी इस टॉपिक को, इस थीम को रिपीट किया गया। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हमारे पेड बैच की पीडीएफ में मैं इसे इस वजह से पहले यूनिट में मैंने डाल दिया हुआ है कि फर्स्ट यूनिट में ही मैंने इसको कंप्लीटली डिस्कशन किया है, मेंशन किया है। आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, राइट, ग्रेट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, उन सब में एक चिप लगता है। वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, एसी हो, कुछ भी हो, उसमें एक चिप लगता है। वो चिप हम क्या करते हैं, हम चाइना और अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और चाइना पे निर्भरता कम करने के लिए ही ये चिप अब इंडिया में ही बनाई जाएगी, ऐसा मेंशन किया गया, ऐसा लक्ष्य है इस नीति का, इस मिशन का, ठीक है। इसके साथ ही केमिकल पार्क भी बनाए गए हैं ताकि जो केमिकल्स है जो हमें बाहर से हम निर्यात करते हैं उनको हम रोक सके और उसे हम अपने देश भारत में ही बनाएं, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक नया यहां पे ऐड किया गया है, ठीक है, दैट इज स्पोर्ट्स गुड्स। यानी क्या कि जो खेल से संबंधित जो सामान है, ठीक है, उनको सस्ते दर पर बनाना और सस्ते दर पर लोगों के लिए उपलब्ध कराना, जिससे खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारा हमारा काफी ग्रोथ हो, राइट, इंडिया का ग्रोथ हो। ओके, इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जैसे कि परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह, राइट, ठीक है, उस पर फोकस करना, उस पर फोकस करके उसे अपने देश में ही उसको मैन्युफैक्चर करना या उसको निकालना। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का, ये है बायो फार्मा शक्ति स्कीम। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है शक्ति स्कीम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, शक्ति, ठीक है। शक्ति मतलब क्या, दैट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर, स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या शक्ति का, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि बुनियादी ढांचा। इस पर सरकार ने काफी जोर दिया है। आप ये समझिए कि सरकार ने इस पर खजाना खोल दिया है। जो कैपेक्स है, कैपेक्स के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपीस को अलॉट किया गया है। इसका प्रोविजन है, 12.2 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं बस कैपेक्स के लिए। कैपेक्स मतलब पूंजीगत व्यय। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि उन चीजों पे सरकार ज्यादा खर्च करेगी जिसके थ्रू लंबे समय तक हमें फायदा मिले। जैसे क्या, संपत्ति खरीदना। अगर आपने संपत्ति खरीद लिया है तो उसका आपको रेंट मिलता है ना, आपको लॉन्ग टर्म तक उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे चीजों पे सरकार इस बार बहुत ज्यादा खर्च करने वाली, वो है 12.2 लाख करोड़। ये डेटा सीधा सीधा फैक्ट, ये फैक्ट सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपेक्स का के लिए कितने रुपए अलॉट किए गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के अलावा 7 नए सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी लॉन्च किया गया है, जैसे कि मुंबई पुणे कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी, ठीक है। ओके, ऐसे कॉरिडोर को, यानी कि ऐसे कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया है जिससे क्या होगा, ये बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए, संपर्क के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ये, है ना। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, राइट। इस तरीके से नए ये ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड के होंगे उन्हें लॉन्च किया गया है, जो कि बुलेट ट्रेन से थोड़े कम स्पीड होगी और जो हमारे जनरल ट्रेन है उनसे ज्यादा स्पीड होगी। इसके साथ ही न्यू फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब कि मालगाड़ी के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है, राइट, ये गलियारा बनाया गया है। ये कहां से कहां तक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि डाकुनी कहां है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से लेके सूरत तक, गुजरात तक की कनेक्टिविटी के लिए इसे बनाया गया है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ये है वेस्ट बंगाल, ईस्ट से लेके वेस्ट, ठीक है। ये एक फ्राइट कॉरिडोर है, यानी कि माल ढोने के लिए ये रेलवे गलियारा है, इसे बनाया गया है। ओके, इसके अलावा SASCI स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। SASCI स्कीम क्या है, ये बेसिकली जो स्टेट्स हैं, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, ठीक है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि स्टेट्स को, राज्यों को सपोर्ट मिल सके इन्वेस्टमेंट के लिए। अब SASCI का फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये है
स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है ये, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इन्हें नोट कर लीजिए। मतलब क्या है, स्टेट्स को एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट है वाटरवेज, 20 नए वाटरवेज शुरू किए जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में आपको अब तो पता चल गया होगा, हमने अपने नोट्स में कवर किया है, इस पे एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किया है राष्ट्रीय जलमार्ग के ऊपर, राइट। तो ऐसे 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा और युवा के लिए क्या खास है इस बजट में, राइट। ओके, यहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में 5 नए यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे। यानी क्या कि पढ़ाई और जॉब आपको पास पास में मिल जाए, यानी कि आप पढ़ के निकले और आपको वहां पे जॉब प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, दोनों आसपास में हो। इसके अलावा गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल कहां पे, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि स्टेम इंस्टीट्यूट। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है, इस फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे स्पेशली गर्ल्स के लिए। ओके, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी और टेलीस्कोप की फील्ड में, यानी कि स्पेस के फील्ड में काफी फोकस किया गया है, जिसमें 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए जाएंगे और एस्ट्रोनॉमी पार्क बनाए जाएंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बूस्टअप हो। ठीक है, जिससे इस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, अंतरिक्ष के फील्ड में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिले, राइट। ये था एजुकेशन और यूथ के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एमएसएमई के बारे में, यानी कि लघु उद्योग। उसके अलावा सर्विस सेक्टर की भी बात करेंगे और एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा रैपिड जोन में, रैपिड फायर मोड में हम बात करेंगे। एमएसएमई के लिए यहां पे 10,000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है, छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़, ताकि उनको इन्हीं फंड में से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। इसके अलावा टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, सरकारी कंपनियों के लिए, ताकि छोटे जो कंपनी है, उद्योग धंधे हैं, उनका पेमेंट रुके ना, वो फास्ट तरीके से सेटल हो जाए, राइट। उनके लिए ये मैंडेटरी हो गया है। टीआरईडीएस का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ये है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है छोटे व्यापारियों की मदद के लिए। ओके, इसके अलावा टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में एमएसएमईज के लिए, यानी कि जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको हेल्प करने के लिए कॉर्पोरेट मित्र बनाए गए हैं, राइट। कॉर्पोरेट मित्र की फैसिलिटी बनाई गई है ताकि जो छोटे एमएसएमई मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो बिजनेसेस हैं, उनको हेल्प करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन की गई है। वो सबसे पहले हम देखते हैं एवीजीसी के बारे में, यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब बनाए जाएंगे 15,000 स्कूलों में। ठीक है, 15,000 स्कूल्स और 500 यूनिवर्सिटीज में ये लैब बनाए जाएंगे ये कंटेंट क्रिएटर के लिए। यानी क्या कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, है ना, उनको सिखाने के लिए। ये एक नई पहल है, ये नई पहल है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 15,000 स्कूलों में ऐसे लैब्स बनाए जाएंगे जिसमें आप एनिमेशन हो गया, विजुअल इफेक्ट हो गया, गेमिंग हो गया और कॉमिक्स हो गया, ऐसी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। आपको दिख रहा होगा कि हर जगह आए दिन नए नए कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं। हालांकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। इस यूट्यूब के माध्यम से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये भी कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एनआईडी, यानी कि न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन ईस्टर्न इंडिया। ये क्या है? ये एक डिजाइन इंस्टीट्यूट का एक नया कैंपस खुलेगा ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, पूर्व भारत में ये फैशन डिजाइनिंग के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाएगा। ओके,
ऑलराइट, इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पे फोकस किया गया है। और आयुष मतलब क्या कि 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ओपन किए जाएंगे। आयुष मतलब ऑल इंडिया, ठीक है। ये 3 ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएंगे स्पेशली फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में क्या खास बात की है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर में कश्मीर और हिली एरियाज के किसानों के लिए जो अखरोट हैं यानी कि वॉलनट्स, ठीक है, बादाम और पाइन नट्स, ठीक है, इनकी खेती पर स्पेशल फोकस होगा क्योंकि इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसके अलावा किसानों के लिए एग्रीस्टैक नाम का एक ये एग्रीस्टैक बनेगा। इसमें एक डिजिटल आईडी क्रिएट की जाएगी, ठीक है, जो कि एआई से जुड़ी होगी। किसानों की एक डिजिटल पहचान बनाई जाएगी जो कि एआई से जुड़ा होगा। इसके अलावा कोकोनट के प्रमोशन के लिए स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं और फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए 500 नए रिजर्वॉयर और झीलें बनाई जाएंगी, अमृत सरोवर बनाया जाएगा। ये एग्रीकल्चर के लिए था, राइट। ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं फिस्कल मैथ्स की, ठीक है, फिस्कल मैथ्स की यानी कि राजकोषीय आंकड़ों की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। यहां से आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 प्रश्न यहां से कंफर्म है इस एक स्लाइड से। ओके, देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि राजकोषीय घाटा, ठीक है, जो 2026-27 के लिए टारगेट है वो कितना है? 4.3% ऑफ जीडीपी। हमारे जीडीपी का 4.3% यह क्या है, हमारा टारगेट रखा गया है। और पिछले साल का जो टारगेट था वो 4.4% था। पिछले साल का जो टारगेट था वो 4.4% था, यानी क्या अब इस साल हम थोड़ा सुधरे हैं, ठीक है। ओके, ये पिछले साल हमारा कितना था? 4.4% हमारा लॉस हुआ था, घाटा हुआ था, राजकोषीय घाटा यहां हमारे जीडीपी का। ओके, इस बार क्या है? 4.3% का टारगेट रखा गया है। और डेट टू जीडीपी टारगेट 2030 तक 50% किया जाना है ना। जो हमने लोन लिए हैं, जो हमें घाटा हो रहा है हमारे जीडीपी का, ठीक है, 50% किया जाना है। अभी लगभग है 56% के आसपास अभी है अभी, जिससे 2030 तक इसे 50% तक ले आना है। ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके, जो ये बेसिकली है देश का कर्ज, ये 50% हमारे जीडीपी का लाना है, अभी काफी ज्यादा है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि पैसा कहां से आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये पैसा कहां से आता है ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये सबसे ज्यादा जो पैसे हमारे पास आते हैं वो आते हैं उधार से, बोरोइंग से। सरकार उधार लेती है, वहां से हमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो कि 24% बोरोइंग से आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकम टैक्स से हमें 21% पैसे मिलते हैं। जो इनकम टैक्स वसूला जाता है उससे 21% हमारे जीडीपी 21% हमें पैसे हमें मिलते हैं, ठीक है। और जाता कहाँ है पैसा वो हम देखते हैं। हालांकि इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा एक अलग वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है इन टॉपिक्स पे। ओके, सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो राज्यों को हिस्सा देने में, स्टेट्स के शेयर में जाता है, जो है 22%, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद जो पैसे जाते हैं वो है ब्याज चुकाने में। जो हमने ये यहाँ पे उधार लिया हुआ है, इस उधार का ब्याज चुकाने में 20% पैसे वो जाते हैं हमारे देश का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम टैक्स प्रपोजल की बात करते हैं। टैक्स प्रपोजल्स की, इस बार टैक्स में क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है। देखिए, इस बार टैक्स के स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। कोई बदलाव इसमें नहीं बताया गया है। जो हमारा पुराना स्लैब था, एक था न्यू टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स स्लैब, और दूसरा ओल्ड टैक्स रेजिम। ये दोनों अभी भी कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, ठीक है। यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जैसा लास्ट टाइम ये प्रपोज किया गया था। इस बजट में इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दी गई है कि टैक्स भरना काफी आसान हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। इसके बाद एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, बेसिकली ये स्टॉक मार्केट के लिए है, ठीक है।
जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो टैक्स का जो पहले टैक्स लगता था ट्रेडिंग करने में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, वो थोड़ा बढ़ गया है अभी, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ओके, इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज है, ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी है, यहां पे जो कैंसर के मेडिसिन है उनको इनमें एग्जम्पशन दी गई, इनमें छूट दी गई है कि जो कैंसर की दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी, ठीक है। और सोलर ग्लास एंड लिथियम आयन बैटरीज के जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसमें भी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, ठीक है। उसमें कस्टम ड्यूटी को यानी कि सीमा शुल्क को कम कर दिया गया, यानी कि सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए इसके जो पार्ट्स हैं वो सस्ते होंगे। इसके अलावा बायबैक टैक्स की बात करते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है बेसिकली। पहले जब कंपनी शेयर वापस खरीदती थी तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, अब ये टैक्स शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। जिसके पास शेयर है ये टैक्स उनको देना पड़ेगा, हालांकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अब शेयर बायबैक पर टैक्स लगेगा जो कि शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद ये रहा हमारा पूरा बजट का सिनेरियो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थे मैंने आपके सामने वो डिस्कशन किया। अब इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुए थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है वो कवर करते हैं। ओके, यहां पे भारत में पहली बार, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर बिग कैट समिट होस्ट करेगा। भारत क्या करेगा? पहली बार बिग कैट समिट होस्ट करेगा, ग्लोबल बिग कैट समिट, पहली बार ये होगा इंडिया में। ओके, यानी कि शेर चीता को बचाने के लिए ये समिट होस्ट करेगा भारत। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पर काफी फोकस किया गया है, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए। यहां पे NIMHANS2 को बनाया जाएगा। यह होता क्या है, इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस इस पे फोकस किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। ओके ओके, इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए CCUS टेक्नोलॉजी पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसका अलॉकेट किया गया है। और CCUS का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नोट कर लीजिए, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, ये एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। इसके अलावा विदेशी संपत्ति की बात करते हैं। नो प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर अप टू 20 लाख रुपए। मतलब क्या? अगर आपके पास विदेश में 20 लाख रुपए तक की संपत्ति है और आप बताना भूल गए तो आप पर कोई केस नहीं होगा, है ना। 20 लाख रुपए तक की संपत्ति अगर आपका है विदेशों में तो उसको आप नहीं बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर केस फाइल नहीं किया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहां पे दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग सहारा योजना और कौशल योजना लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है हमारे HEO एग्जाम के लिए, ठीक है। दिव्यांगजन सहारा योजना और कौशल योजना, ये बेसिकली है क्या वो समझते हैं। इस दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत सरकार IT इंडस्ट्रीज, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग के थ्रू, ठीक है, खाद्य एवं पेय सेवाओं जैसे जो दिव्यांगजन के उद्योग और प्रासंगिक अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। बेसिकली मतलब क्या कि उनके लिए ट्रेनिंग, दिव्यांगजन के लिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ताकि वो IT के फील्ड में उनको ट्रेन किया जा सके, एनिमेशन की फील्ड में उनको ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा दिव्यांग सहारा योजना क्या है, ठीक है, बजट में इसकी भी घोषणा की गई है। इस योजना में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको सहायक उपकरणों को, दिव्यांगों के सहायक उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए इसमें निवेश करेगी सरकार, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा
दिव्यांग सहारा योजना और कौशल योजना। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे HU एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दिव्यांग सहारा योजना और कौशल योजना। आप ये समझिए कि दिव्यांगजन को उनको थोड़ा सा उनको बेटर बनाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा बजट का जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट है, ये मैं आपके सामने ये मैंने प्रस्तुत किया है। और आई बिलीव आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।